नमस्कार, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में किए गए 100 कार्यों को जनता के समक्ष रखने का दावा किया था, लेकिन सरकार मात्र 5 कार्य भी जनता के समक्ष नहीं रख पाई है, जिससे ये साफ हो जाता है कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने भाजपा सरकार के मंत्री मदन कौशिक को दिल्ली आने और केजरीवाल मॉडल को देखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह दिल्ली आकर देखेंगे कि त्रिवेंद्र मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है और केजरीवाल मॉडल किस तरीके का काम करता है। उम्मीद से आया था कि त्रिवेंद्र सरकार के मंत्री जैसा उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, हम अपने 100 काम गिनाने को तैयार हैं, तो कम से कम 5 काम गिनाने के लिए तो आएंगे। और मुझे लगता था कि शायद आज सुबह तक भी उनका ये मन बन जाए कि भाई सरकार ने अगर काम किए तो जाके लोकतंत्र में बहस करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार चुनाव करना और उसके बाद अगले 5 साल नेताओं के पीछे भागते रहे, उसका नाम थोड़ी है। लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत पहल होती है अगर आज मदन कौशिक जी आ जाते हैं, लेकिन अफसोस भारतीय जनता पार्टी ने, मदन कौशिक जी की सरकार ने, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने उत्तराखंड में कोई काम नहीं किया, इसलिए वो गिनाने के लिए आ नहीं पाए। और अब साफ हो गया कि उनकी सरकार ने कोई काम किया ही नहीं। अगर किया होता तो गिनाने के लिए, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए जरूर आते। नहीं, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वो आज ही आएंगे, पर जैसा मैंने उनके कुछ पिछले पहला वीडियो जब देखा तो खुशी हुई थी, उसके बाद उन्होंने शायद इंडिकेशन दिया कि भाई मैं दिल्ली आ जाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है शायद यहां आके वो चर्चा ना करना चाह रहे हो, दिल्ली आके चर्चा करना चाह रहे हो। तो मैंने उनको जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिख दिया था कि आपके दोनों प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, मैं भी उत्तराखंड आ रहा हूं और आप भी दिल्ली आ जाएं, तो मैं दिल्ली आ जाए वो मैं उनको अच्छे स्कूल दिखाऊंगा, जो सरकारी स्कूल पहले टूटे फूटे पड़े थे, जहां से अब आज बच्चे आईआईटी में जाने लगे हैं, नीट्स में जाने लगे हैं, ऐसे स्कूल दिखाऊंगा। मैं उनको लोगों से मिलवाऊंगा जहां बिजली सस्ती हो गई है, जिनके घरों में अब केजरीवाल मॉडल की वजह से कई हजार रुपए हर महीने की बचत हो रही है। महिलाओं से मिलवाऊंगा जो बसों में फ्री चल रही हैं, अस्पताल दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें केजरीवाल मॉडल की मैं दिखाऊंगा। त्रिवेंद्र रावत मॉडल की किसी चीज को दिखाने में कामयाब नहीं हुए। चिकित्सक द्वारा सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भड़के किसानों ने काशीपुर चौथी रोड स्थित उनके नर्सिंग होम पहुंचकर नारेबाजी करते हुए घेराव किया। मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। इस बीच भाजपा विधायक हरबचन सिंह चीमा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखकर किसान और उग्र हो गए। आक्रोशित किसानों के विधायक से इस्तीफे देने और किसानों के साथ आने को कहा। विधायक चीमा को किसानों द्वारा घेर लिया जाने से वहां मौजूदा पुलिस बल के हाथ पांव फूल गए और बड़ी मुशक्कत से विधायक चीमा को उग्र किसानों की भीड़ से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। किसानों ने काफी देर तक बवाल मचाया और चिकित्सक के किसानों के समक्ष जाकर माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। के दिन है कि इतनी अभद्र टिप्पणी की गई थी किसानों के, मैं सामने बोल भी नहीं पाऊंगा। अब आज सारे किसान इकट्ठे होकर आए, हमारा देश का किसान एक जगह आंदोलन कर रहा है पिछले 40 दिन से, रोजाना एक ना एक व्यक्ति की वहां मृत्यु हो रही है। और ऐसे कुछ लोग अपने आप को डॉक्टर हैं, अपने आप में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और ऐसे अभद्र टिप्पणी देश के अन्नदाता के लिए कर रहे हैं, तो आक्रोशित होना लाजमी है। अब आए थे आज यहाँ पर, अब इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि साहब मेरे से गलती हुई है, और इनको एक लास्ट एक किया था। पुलिस भी आ गई है और ये नौजवान बच्चे जो हैं वैसे समझदार हैं सारे, लेकिन एक दिल को छूने वाली एक बात हो गई, इसकी वजह से थोड़ा इनका यहाँ पर जाम वाम लगा है। ये सब लोग चले गए हैं, हट गए हैं, और समझा भी दिया है मैंने। नारे वारे तो हर किस्म का आदमी हर किस्म के समय में होता है, कभी कभी कोई आदमी खुश, कभी कोई नाराज। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का आक्रोश आपकी प्रति भी देखने को मिल रहा है, इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, किसानों का आक्रोश जो है वो हमारी तरफ नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है। ये नौजवान बच्चों का यहाँ पर ये जो बात छुई उनके दिल को, उसके प्रति भावना है।
साल का पहला स्नान आगामी 14 जनवरी को धर्मनगरी हरिद्वार में होने जा रहा है। मकर संक्रांति के स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में पहुंचने की जहां उम्मीद की जा रही है, वहीं हरिद्वार के यातायात पुलिस भी इस स्नान को कुंभ स्नान से पहले एक ट्रायल के रूप में देख रही है। मकर संक्रांति की तैयारियों को लेकर एसएसपी कुंभ मेला की अगुवाई में हरिद्वार में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें स्नान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर एसएसपी कुंभ मेला जन्मेजय खंडूरी का कहना है कि ये साल पहला स्नान है, लेकिन इस स्नान का विशेष महत्व माना जाता है और समय देखा जाएगा कि कुंभ मेले के कारण पुलिस भी मौजूदा है और इस स्नान को कई जान और सेक्टर में भी बांटा जा रहा है। इसी की तर्ज पर हम आगामी कुंभ को देखते हुए इस स्नान को संपन्न कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ स्नान में जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेगा उनको कोविड-19 के नियमों से गुजरकर गंगा में स्नान करना होगा। अगर कुंभ मेले के स्नान से जोड़कर देखे जाएं तो एक तरीके से साल का पहला स्नान भी यही है। तो उसके तहत हम अपने ट्रैफिक प्लान को, क्राउड मैनेजमेंट के प्लान को एक अमली जामा पहना रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की ये मीटिंग हमारे द्वारा कॉल की गई है, जिसमें कि हम ट्रैफिक प्लान को और क्राउड मैनेजमेंट प्लान को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि पब्लिक को भी कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े और अच्छा स्नान भी रहे, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम फॉलो करा पाएं और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो कराएं। एक ट्रायल के रूप में ले रहे हैं, एक बेसिकली ये ट्रायल के रूप में भी देखा जा सकता है और ये ड्यूटी पॉइंट्स को भी किस तरीके से सुदृढ़ किया जा सकता है उसके बारे में भी ये एक ट्रायल के तौर पर जितना भी फोर्स अवेलेबल है प्लस जितना फोर्स हमको एडिशनल मिलेगा वो सारा का सारा फोर्स हम इस स्नान के लिए तैनात करेंगे। सर कितने लोग आने की उम्मीद है सर पहले स्नान में? देखिए, इसमें प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कितने लोग आएंगे, लेकिन हम इस स्नान के दौरान कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करवाएंगे और उसको जो फॉलो करते हैं वही इस स्नान में आए। आगामी इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा को लेकर हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि किस तरह से आगामी परीक्षा का स्वरूप होगा। शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया है कि 40,000 बच्चे जहां परीक्षा देंगे, वहीं 107 हाई स्कूल और 88 सेंटर इंटरमीडिएट के होंगे। नकल को देखते हुए 20 संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी रविशंकर ने बताया है कि नकल रोकने के लिए सभी संवेदनशील सेंटरों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में परीक्षा को अवरोध पैदा करने वाले लोगों और नकलचियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ महीनों में जो है प्रस्तावित है, संभवतः मई महीने में या अप्रैल में जो है होने का संभावना रहेगा। तो उस संबंध में जो है एक तैयारियों का समीक्षा किया है। तो यहाँ पे लगभग 107 सेंटर्स जो है 10th एग्जाम्स के लिए है और अराउंड 88 सेंटर्स जो है इनका 12th एग्जाम्स के लिए है। तो क्रिटिकल सेंटर्स अराउंड 29 है। तो वहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ समीक्षा किया है, तो वहाँ पुलिस बल और आवश्यक सिक्योरिटी का जो है पूरा समीक्षा किया गया है। और वहाँ का जो जितना जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है लास्ट ईयर से जो है इस साल काफ़ी मात्रा में हम बढ़ा रहे हैं, ताकि जो है कहीं पे भी जो है माल प्रैक्टिसेस ना हो, उसका जो है पूरा सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया है। देखिए, इस बार हमारे यहाँ पर 23,934 हाई स्कूल में बच्चे बैठ रहे हैं रेगुलर, 618 प्राइवेट बैठ रहे हैं, 18,478 12th क्लास में बैठ रहे हैं रेगुलर और 982 प्राइवेट बैठ रहे हैं। इस तरह से कुल मिला के 44,012 बच्चे हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं। इसके लिए हमने 107 सेंटर बनाए हैं, 107 केंद्र बनाए हैं। इनमें से एकल परीक्षा केंद्र 16 हैं, मिश्रित परीक्षा केंद्र 88 है। तो इसमें इस दृष्टि से कि कहाँ पर नकल की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, कहाँ पर कम होती हैं, हमने संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए हैं 20 और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए हैं 9। और पुलिस और अभी भी तक क्राइम के साथ कोरोना की गाइडलाइंस को लागू कराने की जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही अब पुलिस के कंधों पर इन दो जिम्मेदारियों के साथ कुंभ मेले के आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आन पड़ी है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने किस तरह की तैयारियां की हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने लक्सर में सीधे BS चौहान से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उनका कुंभ मेले को देखते हुए किस तरह की तैयारी की है।
चौहान ने एक बार फिर लक्सर क्षेत्र के सीओ की बागडोर संभाल ली है। दूसरी पारी सीओ पद पर बीएस चौहान यहाँ खेल रहे हैं। बात कर लेते हैं किस तरह से आगे रहेगा क्राइम कंट्रोल को लेकर के। फिलहाल 3 जिम्मेदारी सर पर है, कोविड, क्राइम और कुंभ मेला। तो बात करेंगे सर, जिस तरह से आप पहले भी लक्सर क्षेत्र को एक बार सेवा दे गए हैं और अब फिर दूसरी पारी में आप आए हैं, कैसा लगता है आपको? पहले की अपेक्षा इस बार क्या कुछ ज्यादा जिम्मेदारी महसूस कर रही है या फिर आपको और मुस्तैदी से काम लेना पड़ेगा? लक्सर क्षेत्र में चूंकि मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ, इंस्पेक्टर भी रहा हूँ और ये सीओ भी यहाँ पे सेवा दे चुका हूँ। अब जो इस समय दोबारा पोस्टिंग पे आया हूँ तो मेरी प्राथमिकता यहाँ के क्राइम पे और विशेषकर जो क्षेत्र में जो है नशे का कारोबार वगैरह भी बढ़ रहा है, इस पे रहेगी। और अवैध खनन जो इस क्षेत्र में विशेष समस्या है और शराब वगैरह का भी जो है, कच्ची शराब वगैरह, इनमें भी फोकस रहेगा। और स्टाफ को, जो भी मेरे साथ स्टाफ है, उनको भी जागरूक किया जाएगा और मैं भी इस पे भी विशेष ध्यान स्वयं भी दूंगा। ठीक है सर, जिस तरह से अब कोविड अभी भी लगातार चल रहा है और पुलिस की खास जिम्मेदारी बनती है। अब जैसा हमारा बॉर्डर है, आपका लक्सर क्षेत्र जो है खासकर बिजनौर यानी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से टच है, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, तो ज़्यादा जिम्मेदारी वहाँ रहती है। वहाँ क्या फोर्स बढ़ाने की जरूरत महसूस करेंगे अभी आप? और फिर अभी कुंभ मेला भी शुरू होने वाला है, एक अलग से जिम्मेदारी आपको। कोविड को लेके तो सभी लोगों को जो है कोविड के लेके ये है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और खासकर मास्क वगैरह जो है रिक्वेस्ट रहेगी सभी क्षेत्रवासियों से, मास्क पहन के निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चलिए, तो इतने सीओ बीएस चौहान जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस पहले से ही मुस्तैद है और इस बार हमने देखा है कि जिस तरह से कोविड को लेकर के पुलिस ने ड्यूटी निभाई है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। अब आने वाले दिनों में कुंभ और कोविड और क्राइम तीनों पर खास फोकस रहेगा। सबसे ज्यादा नशाखोरी और शराब आदि की अवैध बिक्री पर, और तीसरे नंबर पर रहेगा खनन, यानी कि अवैध खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। जसवीर सिंह, JK 24 चैनल, लक्सर। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा को कुंभ मेला 2021 हरिद्वार में प्रतिबंध लगाए जाने पर अखाड़ा परिषद में ही 2 फाड़ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगामी कुंभ से पहले संतों की इस शार से सरकार सकते में है। हालांकि अभी तक अखाड़ों की आपसी लड़ाई का कोई भी राजनीतिक बयान नहीं आया है। अगर भविष्य में संतों की तकरार बढ़ेगी तो कुंभ का भव्य होगा, आसान नहीं होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने जिस तरह किन्नर अखाड़ा का कुंभ स्नान पर विरोध किया है, उसका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने फैसले का विरोध किया है और महामंत्री पद से इस्तीफा देने तक की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़े के साथ है, वहीं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अखाड़ा परिषद को खुली चुनौती दे डाली है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि वह हरिद्वार कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे और उसे किसी सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अखाड़े को जूना अखाड़ा अपने अंदर, और वो जूना अखाड़े के शाही स्नान में स्नान करेंगे, जैसे डंडीवाड़ा भगवान शंकराचार्य अपने बोर्ड बैनर के साथ नहाते हैं। अग्नि अखाड़ा भी अपने बोर्ड बैनर के हिसाब से नहाता है। आवाहन अखाड़ा भी बैनर अपने बोर्ड के हिसाब से नहाता है। उसी प्रकार से किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़ा जो है वो अपने में शामिल करके उन्हीं के बैनर, उन्हीं के मतलब जो है बोर्ड आदि पे उनकी पहचान रखते हुए जूना अखाड़ा स्नान कराए। किन्नर अखाड़ा हमारा था और है और रहेगा। इसके लिए हमें चाहे अखाड़ा परिषद को से भले निकाले जाएं, महामंत्री पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगा। 2021 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जरूर शाही स्नान करेगा। पिछले दिनों में जो बैठक हुई प्रयागराज में और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के चुनिंदा लोगों ने किन्नर अखाड़े के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ शब्द कहे, उन सारे शब्दों को मैं नाकार करते हुए, और उन शब्दों का वजूद कहीं नहीं है, क्योंकि किन्नरों का वजूद आज से नहीं है, अनंत आदि काल से है। सत्य सनातन धर्म में किन्नर थे, हैं और रहेंगे। मुझे किसी के सर्टिफाइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है।
पहाड़ में पड़ रही बर्फ और मैदान में कोहरे के चलते हरिद्वार में पारा न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा है। हरिद्वार में यात्री भी भारी संख्या में आ रहे हैं और स्थानीय निवासियों को भी ठंड ने परेशान करके रखा है, लेकिन नगर निगम द्वारा कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके स्थानीय निवासी और बाहर से आने वाले यात्रियों में आक्रोश है। वहीं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा काफी स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर निगम की ये व्यवस्था कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। पड़ रही भाई जी, बहुत बुरा हाल है। अलाव की व्यवस्था नहीं है, कम से कम लकड़ी भिजवा के अलाव की व्यवस्था करवाए ताकि लोगों को राहत मिले। सर्दी के कड़ाके हो रही है, ऊपर बर्फ गिर रही है, शीतलहर चल रही है, हवा तेज चल रही है, कोहरा भी बहुत तेज है, गाड़ियां भी दीपड़ और लाइट जला के चल रहे हैं। तो नगर निगम को चाहिए थोड़ा सा जो है अलाव व्यवस्था कराएं। जगह जो दुकानें हैं उनके बाहर, जो हमारे यहाँ पे तो स्टेशन के पास में तो होना चाहिए अलाव की व्यवस्था, जिससे लोगों को राहत मिल सके। और यहाँ हरिद्वार आए तो यहाँ बहुत ही ठंडी है, इतनी ठंडी की जैसे कि हाथ कपा देने वाली ठंडी लग रही है। हवाएं शीतलहर हैं, कोहरा भी धुंध है एकदम, इसकी वजह से थोड़ा सा मौसम बहुत गड़बड़ दिख रहा है। हमने इलाहाबाद से यहाँ आए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी कितनी यहाँ पर जो कपकपी वाली ठंड है, सर्दी बर्फीली हवाएं चल रही है। हमने अपने पूरे बंदोबस्त के साथ नहीं आए थे, यहाँ आने पर पता चला कितनी सर्दी है, ज़्यादा ठंड है। आज के दिन विशेष तौर पे पहाड़ों की बर्फबारी की वजह से कुछ ज़्यादा ठंड है। नगर निगम द्वारा पिछले सप्ताह से ही लगभग 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जहां पर ऐसे लोग जो दूर से आते हैं या सामान्य रूप से कहीं भी फुटपाथ पर रुक जाते हैं, ऐसे स्थान पर व्यवस्था की। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित चांदमारी इलाके में बीती 24 दिसंबर को हुए अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया है कि अमित कुमार की हत्या कालीचोड़ के रहने वाले हरिश्चंद्र ने की है और हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है। पुलिस ने आरोप के पास से हत्या के इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा और एक प्रयोग किया गया कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांसेस के चलते आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके बाद उसे पूछताछ की गई, उसे अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए 24 तारीख को एक काठगोदाम में एक हत्या हुई थी, एक व्यक्ति की गोली मार करके। उसमें तत्काल पुलिस ने FIR दर्ज करी है। काठगोदाम के द्वारा इसमें विवेचना की जा रही थी। तमाम वीडियो फुटेज और इत्यादि चीज़ें हमने बरामद हुई। उस आधार पे हमने अभियुक्त को आइडेंटिफाई किया, जब उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया तो उसने जो है पूरी घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि जो है प्रेम प्रसंगों के वजह से जो है उसने ये घटना को अंजाम दिया है उसने। और जो विक्टिम था उसको जो है उसकी पत्नी के साथ रिलेशन को समझ रहा था वो, इस आधार पे उसने उसको हत्या करी है। और इसमें हमें तमंचा बरामद हो चुका है और मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है, तमाम और चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। सितारागंज क्षेत्र के मैना झुंडी गांव में तालाब में सिंघाड़े लेने गए जीजा साली की तालाब में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने दोनों के शव बाहर निकाले। पुलिस ने शवों का पंचनामा तैयार कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अवसर पर स्थानीय तहसीलदार और लेखपाल भी मौजूद रहे। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय जगदीश निवासी मैना झुंडी और 22 वर्षीय अंजलि निवासी सितारागंज बाईपास के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों जीजासाली गांव के तालाब में नाव में सवार होकर सिंघाड़े लेने गए थे। इस दौरान नाव पलट गई और तालाब में डूबकर दोनों की मौत हो गई। दो व्यक्ति जिसमें एक महिला एक पुरुष जो आपस में जीजासाली है, ये अपने तालाब पे घूमने आए थे और घूमने के दौरान तालाब किनारे पहुंचे तो वहाँ बड़ी कश्ती में बैठे और कश्ती डूबने के कारण दोनों व्यक्ति डूब गए और स्थानीय व्यक्ति द्वारा निकाला गया तो दोनों व्यक्ति मर पाए गए। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजन सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
इस दौरान डंपर पर पथराव और आग लगाने का प्रयास भी किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को नियंत्रण कर लिया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक खेलते वक्त डंपर ने बच्चे को कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने दिल्ली जाकर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें गणेशपुर पुल पर ही रोक लिया। बड़े करोड़े गरीब आज तक किसी ने पूछा नहीं। इस निकम्मी सरकार ने से खिलाफ हम दिल्ली जा रहे हैं। कितनी संख्या है किसानों की? संख्या की तो आप ही देख लो, हजारों की संख्या में जा रहे हैं। और आगे उधर हमारे जो हमारे मंगलोर नारसण के उन्होंने रोक दिया, जो उधर से आ रहे भगवानपुर से वो रोक दिया उन्होंने। क्या आगे पुलिस लगाई गई है रोकने के लिए? हाँ, उन्होंने जगह जगह हमारी गाड़ी रोक दी गई। बाकी हम जाएंगे जहाँ तक भी जाएगा हम किसान। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।